ओके तो फ्रेंड्स, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मैं आपको कुछ एक इसके चैप्टर के बारे में बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, प्रैक्टिकली आज के दिन ये चैप्टर बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर उन दिनों में डिज़ाइन किया गया था जब हम अपने अकाउंट्स को मैनुअली रखते थे, बट आज के दिन हम अपने अकाउंट्स रखते हैं कंप्यूटर में। तो इस चैप्टर की इतनी अब कोई ज़रूरत रही नहीं, ठीक है। सेकंड, फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थर्ड, तो फिर सर जो हम अब कंप्यूटर में रख रहे हैं तो फिर वहाँ पे इसका कुछ तो यूज़ होगा। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो जो हम इसको आज के दिन कंप्यूटर के अंदर रख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पुराने ज़माने में क्या होता था, और अब फिर मैं आपको बताऊँगा कि अभी कंप्यूटर एज में क्या होता है, ठीक है। देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था। अच्छा, फोर्थ एक और चीज़, ये जो आपका चैप्टर है ये सिर्फ बड़ी कंपनीज़ में एप्लीकेबल है। जो छोटी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे इस चैप्टर का बिल्कुल ही रेलेवेंस नहीं है, ना पुराने ज़माने में ना नए ज़माने में, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल टू बिग कंपनीज़। जहाँ पे ट्रांजैक्शन हज़ारों में है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेयर देर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। देखो, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। जब हम किसी कंपनी को कहते हैं आप अपने अकाउंट्स बना के रखो, तब मोटा मोटा क्या बोलते हैं उनको? कंपनी में मेन क्या होता है काम? पहले वो परचेज़ करते हैं, फिर उसी चीज़ को वो सेल करते हैं, और ये सेल परचेज़ के प्रोसेस में उन्होंने एक ऑफिस सेट कर रखा होता है, उस ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा और तो कोई चौथे नेचर की मेरे को एंट्री नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसके अलावा हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, वो एक तरह से मैं उसको एक्सपेंस के साथ ही क्लब कर देता हूँ अभी एक बार, ठीक है। तो मेन कंपनी में यही काम होता है, सेल हो रही है, परचेज़ हो रही है, और सैलरीज बांटी जा रही है या कुछ खर्चे हो रहे हैं वो सेल परचेज से कनेक्टेड, ठीक है ना। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, अकाउंट्स को ना यूँ 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। एक को हम बोलते हैं जीएल, जर्नल लेजर। एक को बोलते हैं हम एआर, अकाउंट्स रिसीवेबल। एक को हम बोलते हैं एपी, अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। तो जीएल के अंदर तो क्या होते थे, सारे लेजर्स आते थे जिससे हम अपना ट्रायल बना लेते थे, ठीक है। एआर एपी के अंदर जितने भी हमारे एपी में जितने भी जिनको हमें पेमेंट्स देनी है वो सारे लोग आ जाते थे। एआर में जितने भी हमें पेमेंट्स लेनी है, मतलब सेल, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका ये डेटर्स लेजर हो गया, और ये आपका क्रेडिटर्स लेजर हो गया। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ परचेज लेजर, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ बॉट लेजर, मतलब हमने जो खरीदी करी, ठीक है। डेटर्स लेजर या सेल्स लेजर, किसी भी नाम से ले लो। तो इसके अंदर जितने भी लोगों को हमें पेमेंट देनी है उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इसमें जितने भी लोगों से हमें पेमेंट लेनी है उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हम अपना ओवरऑल सब कुछ ले लेंगे, सेल, परचेज, बैंक, कोई एक्सपेंस है, कोई एसेट है, ठीक है, लाइक दिस। एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, ओके। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अब ये तीनों के लिए 3 अलग अकाउंटेंट बिठाते थे। जैसे इसके लिए बिठा लिया हमने नील, इसके लिए बिठाया हमने नितिन, इसके लिए हमने बिठाया मुकेश, ठीक है। तो अब जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया,
तो नितिन क्या करता था, नितिन उसकी इन्वॉइसिंग कर देता था। नितिन ने इन्वॉइस रेज किया और फिर वो इन्वॉइस की एक कॉपी दे दी जीएल डिपार्टमेंट को। तो जीएल डिपार्टमेंट उस इन्वॉइस के बेसिस पे सेल बुक कर लेते थे कि भाई हमने इतने की सेल बुक करी, लेकिन वो पैसे लेने किससे हैं वो सारा हिसाब किताब नितिन रख रहा था। ठीक है, जीएल एक मोटा मोटा हिसाब रख रहा था, इतनी हमारी सेल हो गई, इतने परचेज हो गए, इतने खर्चे हो गए। अब कोई जैसे एक्सपेंस हुआ या कोई परचेज हुई तो उसका हिसाब आदमी, मतलब किस आदमी को हमें पैसा देना है, किस आदमी से हमने परचेज करी, किस आदमी से हमने खर्चा किया, वो ये रखता है मुकेश। ठीक है, लेकिन मोटा मतलब एक एंट्री के दो लेग होते हैं ना। सपोज करो जैसे आपने सेल करी, तो सेल करी आपने मान लीजिए अविनाश को, तो अविनाश के अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू सेल्स। ठीक है, तो एक आपको डेटर मेंटेन करना है, एक आपको अपना रेवेन्यू मेंटेन करना है। तो ये रेवेन्यू ये मेंटेन कर रहा है नील, और जो डेटर है उसका हिसाब नितिन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता था पुराने ज़माने में जब इतनी सारी एंट्रीज़ होती थी ना, तो अब एक एंट्री ये कर रहा है, दूसरी ये कर रहा है, तो मान लो नितिन ने 100 लेजर्स भेजे नील को एंट्री करने के लिए, 100 में एक छूट गया गलती से। अब वो बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगी, और अब ये मिलाने बैठेंगे कि बैलेंस शीट किसकी गलती से नहीं मिल रहा, तो पता ही नहीं लगेगा, तीनों ही इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। अभी एक एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाऊंगा। अभी आप समझो कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्यों चाहिए था। ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल अकाउंट्स बनाते थे। तो ये मैं आपको डिटेल अभी बताता हूँ, बस 5-1 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी बस ये था कि ये हम पुराने ज़माने में इस तरीके से चल रहे थे। अब आ गया हमारा कंप्यूटर एज, ये तो अभी हो गया पुराना ज़माना। एग्ज़ाम के पॉइंट से जो अभी हम बात करेंगे, अभी मैं आपको बताइए 5 मिनट बाद पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि पुराने ज़माने में कैसे एंट्री होती थी, कैसे गलती होती थी, उस गलती को कैसे पकड़ने के लिए हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को बनाना चालू किया। अब कंप्यूटर एज में क्या होता है, ये सारे काम होते हैं ओरेकल, सैप, ईआरपी, इस तरह पैकेजेस में, जेडी एडवर्ड्स, वहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं। जीएल का अलग मॉड्यूल होता है, एआर का अलग मॉड्यूल होता है, एपी का अलग मॉड्यूल होता है, और इसमें सबको यूज़र राइट्स रहते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए कि आप वहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल को हेड कर रहे हो, तो आपके पास सारे राइट्स एआर से रिलेटेड होंगे। आप एपी का मॉड्यूल नहीं ओपन कर सकते, आप जीएल का मॉड्यूल नहीं ओपन कर सकते। आपको नहीं पता कंपनी में क्या पेमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और एआर का आप मॉड्यूल हैंडल कर रहे हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जो आज के दिन हो रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर एज तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज आप जब आगे जॉब करने जाओगे ना, तो 60% जॉब्स आपकी इन्हीं 3 प्रोफाइल से निकलती हैं। ओके, तो ये बड़ी हैरत की बात होती है, बच्चे पूरा सीए बन जाते हैं, उसके बाद भी उनको नहीं पता होता कि कंपनीज़ में इस तरह 3 मॉड्यूल्स में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या होता है, मजाक बन जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं अभी आपको ना 1-2 वो भी दिखाऊंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। देखो, अब एआर है, एआर में आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू अकाउंटिंग। तो खुद दिमाग लगाओ, आप क्या करोगे, डेटर्स की रिकन्सिलेशन करोगे। ठीक है, फिर डेटर से पेमेंट्स देखोगे, कितनी पेमेंट आ गई, क्या ड्यू है, उनसे फॉलो अप करवाना। फिर आप बिलिंग कर रहे हो, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे आपका सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करना, इनको जमा कराना, ये सब भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही अगर आप एपी मॉड्यूल में हो, तो यहाँ पे आपको सबकी पेमेंट्स करनी है। पेमेंट करते करते टाइम एक्सपेंसेस पे आपको ध्यान रखना है, टीडीएस के बारे में, टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको क्रेडिटर्स से अपने लेजर रिकनसाइल करने हैं। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि जो भी आपकी पेमेंट्स है विद इन द अथॉरिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी को अनऑथराइज पेमेंट हो रही हो। ओके, पेमेंट्स विद इन अथॉरिटी। जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ खर्चे क्लेम करते हैं, जैसे आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, कन्वेंस एक्सपेंसेस, तो आपको उनकी जेन्युइनिटी चेक करनी है, ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। ठीक है, कि कोई अननेसेसरी क्लेम तो नहीं कर रहा कंपनी से, कंपनी को नुकसान तो नहीं हो रहा। ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपेंसेस, जो हम कहते हैं ना वाउचिंग करना, वो सब आपका इस मॉड्यूल से रिलेटेड है। ऑडिट में आप पढ़ोगे वाउचिंग के बारे में।
ठीक है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्यों चाहिए होता था भाई? एक एंट्री एआर ने मारी तो जीएल मारना भूल गया, लेकिन कंप्यूटराइज में सब कुछ ऑटोमेटिकली, अगर इन्होंने कुछ एआर ने रेवेन्यू बुक किया वो अपने आप जीएल में सेल चला जाएगा, जीएल वाले को फिर से सेल की एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल अकाउंट्स में होता था। अब जब आप अकाउंट्स ऐसे कागज़ पे लिखोगे तो अगर आप यहाँ एआर के मॉड्यूल में किसी डेटर के नाम लिख रहे हो तो फिर जीएल के मॉड्यूल में भी तो आपको हाथ से ही लिखना होगा ना, लेकिन कंप्यूटर में तो आपने एक एंट्री मारी वो अपने आप सिस्टम में फ्लो हो जाती है, वहाँ तो ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ गलती ये हो सकती है कि भाई आपको, मान लो कि आपको एंट्री मारनी थी राम टू सेल्स और वहाँ पे एक लेजर और था रामा करके, आपने रामा टू सेल्स कर दी, तो अब आपके दो लेजर बिगड़ गए, एक तो राम का भी बिगड़ गया, रामा का भी बिगड़ गया, सेल तो आपकी ठीक बुक हो गई। ये टाइप की गलती आप फिर भी कंप्यूटर में देख सकते हो, लेकिन अब ये गलती नहीं हो सकती कि आपने रामा टू सेल की एंट्री मारी तो खाली रामा के अकाउंट में चला गया, सेल के अकाउंट में गया ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कंप्यूटर में। ओके, तो इसलिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आज के दिन बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज हम कंप्यूटर एज में काम कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रोफाइल्स दिखाऊंगा, जैसे कैसे आती है जॉब प्रोफाइल्स। जैसे ये है आपका naukri.com से मैंने उठाया है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, अब देखो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, टू मैनेज एंटायर सेल्स इनवॉइसिंग, सेल्स अकाउंटिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, to monitor and ensure timely and correct invoicing of domestic CBU. Approx volume 25,000 invoices per month, value 7,000 million INR per month. तो आप देख सकते हैं ना कितना वॉल्यूम है, 25,000 इन्वॉइस एक महीने में, तो बड़ी कंपनी है इसलिए एआर का मॉड्यूल अलग चाहिए। एक ही, अभी छोटी कंपनी क्या होती है, टैली करके एक सॉफ्टवेयर है अपना, बिजी है, तो एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही अकाउंटेंट बैठा है, वही सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज में हर चीज़ अलग अलग आदमी करते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स या सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर। ठीक है, देखो फिर यहाँ क्या लिखा है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस में 5 to 6 year of having worked in large manufacturing organization in accounts receivable, invoicing operations, preferably from automotive industry, expert knowledge in SAP, SD, FICO modules is required, should be able to handle large volume in a multi-product and multi-location environment, basic knowledge of indirect taxation, excise, VAT, service taxes expected। देखा क्यों चाहिए वैट सर्विस टैक्स की, क्योंकि सेल के ऊपर आपको यही सब चीज़ें चार्ज करना होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए एआर का मॉड्यूल, उसके लिए क्या आपको नॉलेज चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स पेएबल। ओके, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, असिस्ट इन मंथली क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अकाउंट्स पेएबल प्रोसेस, लाइजनिंग विद बैंक्स एंड अदर एजेंसीज। बैंक के साथ क्यों, क्योंकि सारी हमें पेमेंट्स करनी है। ओके, तो बैंक तो चाहिए ही, बैंक के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहना ही चाहिए जब पेमेंट्स आपको निकलवानी है। टू प्रोवाइड फंक्शनल एक्सपर्टाइज इन सपोर्ट ऑफ वन और मोर एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस इन सपोर्ट ऑफ ऑल सब AP प्रोसेस सच एज इनवॉइस बुकिंग, वेंडर एंड एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट पेमेंट्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे कि हम पेमेंट्स विद इन अथॉरिटी है और ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो सब आपको ये AP मॉड्यूल में चेक करना है। एम्प्लॉयज़ की रीइंबर्समेंट, वेंडर्स की पेमेंट, ठीक है, वेंडर रिकन्सिलेशन, AP सब लेजर वर्सेस GL रिकन्सिलेशन, सप्लायर क्वेरी रिजोल्यूशन। फिर उसके बाद असिस्ट विद बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स। ओके, तो इस तरह से ही आपके सब है। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन CA, MBA फाइनेंस, वर्क एक्सपीरियंस 3+ ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इज मस्ट। ठीक है, ऐसी GL का प्रोफाइल होता है। GL वाला, जो GL टीम होती है वो क्या करती है, बेसिकली बैलेंस शीट पे होती है, वो बैलेंस शीट्स वगैरह बना रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह कंपनीज में काम होता है। और आपने देखा ये सिर्फ बड़ी कंपनीज में लगता है, छोटी कंपनीज जहाँ हम टैली पे काम कर रहे हैं वहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेल्फ बैलेंसिंग की।
तो ये हमारा बेसिक अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब मैं आपको स्टार्ट करूँगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से। तो मैं आपको वापस से इस पे आता हूँ कि एग्ज़ाम में हमें क्या चाहिए, क्या ये लोग गलती करते हैं, किस गलती को हम पकड़ना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स बनाना होता है। ये भी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताता हूँ। ओके।